बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहासिल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अगर हम जुम्मे के दिन की बात करें तो ख़ास तौर पे चूँकि वीकेंड भी स्टार्ट हो जाता है और हरमीत हमेशा मुझे कहता है कि $100 स्माइल के साथ मैं वीकेंड को एक वार्म वेलकम करती हूँ, लेकिन चूँकि आज का दिन है तो इसका खुसूसी तौर पर एहतमाम करें अपने और अपने बच्चों के साथ। कोशिश करें कि इसको भरपूर तरीके से कैश करने की, क्योंकि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, तो आपके पास एक बोनस होता है, इसको कैश ज़रूर करें। लेकिन वीकेंड के आपके क्या प्लान्स हैं और हरमीत पाजी के क्या प्लान है, ये हम उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात उससे कि वीकेंड के बड़ा इंतज़ार होता है और यही सोचते हैं कि बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारा काम है, लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि मौसम ही सीज़न है इलेक्शन का, तो फिर काम उसमें आपको ज़्यादा उलझना पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल बात दुरुस्त है कि रेस्ट भी कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते में एक दिन भी अगर आप रेस्ट करते तो दोबारा आप रिफ़्रेश होके दोबारा आप फिर एक नए जज्बे के साथ आते हैं और मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं। लेकिन आपकी बात हमेशा जो आप करती हैं कि ज़िंदगी जिस तेज़ी से गुजर रही है, लम्हा, घड़ियाँ और ये जो पल है, जिस तरह पलक झपकते ये गुजर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब हम शुरुआत करते हैं कि मंडे है और फिर आते हैं कि जुम्मा आ गया। सो बात आपकी दुरुस्त है कि ज़िंदगी तेज़ी से गुजर रही है तो बहुत सारी चीज़ों को बड़ी तेज़ी से कर लेना चाहिए। बस ज़िंदगी बहुत तेज़ चली हो जैसे, बस यही सिचुएशन जो है आजकल हर किसी की लाइफ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंडे आता है और हमें लगता है कि अच्छा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, और एकदम हम जंप करते हैं और हम फ्राइडे पे आ जाते हैं। मतलब ओवर द वीकेंड आज हमारा आखिरी शो है वीक का। बट ऑल दो आज कोई भी प्लान करें आप वीकेंड का, जो चीज़ आपके आड़े आ जाती है वो है मौसम। क्योंकि देखिए 9 बज रहे हैं इस वक्त लाहौर में। तो मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं अगर, तो हमारे ऑफिस का जो ग्राउंड है इस वक्त वहां पर धुंध अंधाधुंध है। और चूंकि मैं खुद ड्राइव करके आ जाई हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ड्राइविंग के लिए खासतौर पर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है मोटरवेज़, हाईवेज़ का। प्रोग्राम के आगाज़ में ये इंस्ट्रक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ट्रैवल करना है, एक तो बिला ज़रूरत आप ट्रैवल ना करें, और अगर करना मजबूरी है तो पहले कॉल कर ले, पता करें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें अगर आप वीकेंड पे कोई प्लान कर रहे हैं। चलिए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में सबसे पहले हमने बात करनी है कल होने वाली बड़ी अहम कार्रवाई की। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर जो फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई कल पाकिस्तान की जानिब से की गई है। उसके सूबा ईरान के सूबासिस्तान को जो है वो टारगेट पर रखा गया, और ओबियसली वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो निशाना दागा गया है वह उसके मुताबिक 9 अफराद जो हैं अब तक इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हलाक हुए हैं। लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ये जो है एक जवाबी कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, अलबत्ता कल हम इस चीज़ के बारे में हरमीत बहुत बात कर रहे थे कि अगर हम चीन की बात करें या दीगर ममालिक की बात करें तो मजम्मत तो की जा रही है, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस मामले को और इसकी सेंसिटिविटी को कीप इन माइंड रखते हुए बड़े तैयार होकर तहम्मुल से। देखिए इस वक्त अगर हम देखें सोहा, जो ये हमला हुआ जो ईरान ने किया, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वक्त इस वक्त, मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका था कि ये वक्त नहीं था, क्योंकि एक तरफ आग लगी है पूरी मशरिक़ वस्ता में, फिर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बड़ी कुर्बतें आ चुकी थी, अचानक इस किस्म की स्ट्राइक, फिर पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करना। तो जब इस किस्म का हमला होता है, इसमें ये फिर जो हमला करने वाले हैं और जिनको हम कहते हैं कि जो हमला करता है वो दुश्मन ही होता है, तो फिर उसको बांप लेना चाहिए कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो फिर इकट्ठी होती है और मुतहिद होती है, और हमने इसके माजी में बहुत सारी मिसालें मिलती है। लेकिन बहरहाल बात आपने दुरुस्त की कि अब चाइना के बाद हम ये देख रहे हैं कि टर्की जो है वो भी मैदान में आ चुका है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मजम्मत सामने आ रही है इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब मौजूद हैं, दिफाई एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, आपके तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। सर आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सर कहिएगा कि कौमी सलामती कौंसिल का अहम और खुसूसी इजलास भी आज तलब किया गया है, और हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा था चीन या दीगर ममालिक जो कि दोस्त हमसाया ममालिक है हमारे, कि बड़े तहम्मुल से और सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन कल जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसके बाद एक इलामिया जारी किया गया है ISPR की तरफ से, उसके मुताबिक कि कौमी सलामती और सालमियत पर कोई क्वेश्चन मार्क या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कल अपनी सालमियत और सोवरेनिटी जो खुद मुख्तारी है उसको इंश्योर किया, और वहां पे ईरान में जाकर उस जगह पे स्ट्राइक की जहां पे अनगवर्न इलाका था, एक सख्त टेरेन थी जहां पे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक्सेस भी नहीं थी और गवर्नमेंट की रेट भी नहीं थी। जब ये स्ट्राइक हुई है उसके बाद तकरीबन 24 घंटे ईरान को मौका दिया गया कि वो इसके ऊपर या नदामत का इजहार करें या उस पर कोई माफी मांगे, जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि 76 सालों में कभी ऐसे वाकया नहीं हुआ
हाँ बायलैटरल लेवल के ऊपर बॉर्डर्स के ऊपर स्क्रिमिशेस जरूर रही, जो टेररिस्ट इधर से उधर जाया करते हैं, लेकिन उसको भी एक सिक्योरिटी अकॉर्ड किया गया था 2013 में, उसको सफिशिएंटली एड्रेस किया जाता रहा है, क्योंकि एक पोरस बॉर्डर है, सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान जो है उसके दरमियान एक पोरस है जहां से स्मगलिंग भी होती है। तो कोई समझ से बालत आ रहा है कि क्यों इसने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, जबकि इतने अच्छे दरीना ताल्लुकात हैं सीरिया और इराक से, तो समझ में आती है, लेकिन वो भी सॉवरन स्टेट है और मिडिल ईस्ट में उनके पहले उनके हालात भी खराब रहे हैं, लेकिन वाई पाकिस्तान, तो कोई रीजन समझ में नहीं आती है। assumptions के ऊपर कई रीजंस मैं एज एनालिसिस जो मैं करता हूँ उसके हिसाब से मैं अगर क्विकली आपके सामने रख दूं तो मेरे ख्याल में 2-3-4 रीजन। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें जो इश्यूज हैं इस वक्त, हम देख रहे हैं कि पूरी मशरिक़ वुस्ता की जो आपने बात की और बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं, ईरान की जानिब से जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया तो फिर वहां से ये बातें कि ये पाकिस्तान को जवाब देना होगा, तो आप नहीं समझते कि ईरान हम पर जो हमला किया है उसके जवाब कौन देगा? क्योंकि आपने भी तो हमारी खुद मुख्तारी पर सबसे पहली शुरुआत तो आपने की, लेकिन बहरहाल अब आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या लगता है कि अब जो सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश चाइना ने की है, टर्की की जानिब से की है, क्या होना चाहिए? क्योंकि आगे अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन बहुत ही खराब है, अगर इराक की देखें, शाम की देखें, गजा में मामला देखें, इसराइल के अंदर जो लोग हैं उठ खड़े हुए धरना दिए हुए हैं, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की जरूरत है, इस वक्त ईरान को दोस्तों की जरूरत है, ना कि वो इस तरह की जो चीजें लेके आगे बढ़े। तो जहां तक पाकिस्तान ईरान की जो इस वक्त ये दरार सी पड़ी है हमारे ताल्लुकात में, 76 सालों से मोहब्बत के ऊपर मबनी थी, इसको फौरन बैठ के सेटल करना चाहिए। और आज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग में हो रही है, सो प्राइम मिनिस्टर अपना डेवोस का दौरा शॉर्ट करके वापस आए, जलानी साहब भी वापस आए, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो एंटेवे में गए हुए थे, अब वो भी वापस आ चुके। तो लिहाजा बैठ के इसको सियासी, सिफारती और मिलिट्री ऑप्शंस को तमाम को टेबल पर रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी कि जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी और जो ईरानियन फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट या प्रेस रिलीजेस जारी हुए हैं, उसमें जो एक दूसरे की तालमियत, खुद मुख्तारी को एक्सेप्ट किया गया, एक दूसरे को मोहब्बत का जो पुराने उसका रेफरेंस दिए गए, और किसी किस्म की कोई उसमें ऐसी चीज नहीं थी कि दो दुश्मन ममालिक उसमें बात कर रहे हैं। उसमें जो स्ट्राइक में दोनों ममालिक ने बात की, उसमें कहा कि हमने ऐसे एलिमेंट्स पे स्ट्राइक किए जो कि दोनों मुल्कों के दुश्मन थे, जिस तरह वो ये जो जुंदल्ला का जो नई भी आई है जैश अदल नामी स्ट्राइक जो की है, उसके एलिमेंट से ईरानी जो पाकिस्तान को हिट किया। हमने भी कहा कि BRA और BLA के लोग थे जिनको हमने अनगवर्नड इलाके में ईरान में हिट किया। तो ऐसा नहीं था कि दो स्टेट्स आपस में लड़ी, बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ बात हुई थी। सर, आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर साहब, एक और मुख्तलिफ सवालात जो उठ रहे हैं, आम हलकों में भी जो आवाजें बुलंद हो रही है। एक तरफ हमने देखा कि यहाँ पे मशक़ें हो रही थी ईरान और पाकिस्तान की, फिर हमारे बड़े बड़े मनसबों पर बैठे जो शख्सियात हैं उनकी मुलाकातें होती है, और फिर अचानक रात के अंधेरे में उसी तरह सरप्राइज ईरान की तरफ से दिया जाता है, और फिर पाकिस्तान जो है उसका जवाब भरपूर तरीके से दिया जाता है। क्या ये सारी चीजें जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ पहले से तय थी, या ये सारा कुछ जो अचानक हुआ है, इससे आप समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान आने वाले दौर में मजीद ताल्लुकात खराब होंगे, या कहीं ना कहीं जो हालात मशरिक़ वुस्ता के हैं इस वक्त, चाइना और अमेरिका भी ताइवान में आमने सामने आ सकता है, तो कई दोस्ती या सालसी का किरदार जो चाइना ने पेशकश किए उस पर दोनों इत्तेफाक कर सकते हैं? देखिए, बीइंग अ फौजी माई सेल्फ, आई नो ये जो हमारी इनकी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ये बड़े हाइपर से हैं, ये अपने आप को सुपीरियर फोर्स समझते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये किसी लोकल कमांडर ने हरकत की है, जो बिल्कुल शायद सोया उठा और उसने उठा के वो बटन को प्रेस कर दिया। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर हमारे डेवोस में मौजूद थे, वहां उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, हमारे मीडिया पे उसकी कवरेज आ रही है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जंगी मशकें जो है, जो जॉइंट ऑपरेशन हम लोग करते हैं टेररिज्म के खिलाफ, वो मशकें चल रही हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक मिसाइल स्ट्राइक और एक ड्रोन स्ट्राइक आ जाती है। तो ये अभी तक जो जितने एनालिस्ट पाकिस्तान में है या फॉरेन ऑफिस, उनको ये समझ नहीं आ रही इसकी वजह क्या है, पीछे इसके क्यों ऐसे है। लिहाजा जो दरार इस वक्त पड़ी है, जो अपरेंटली नजर आ रही है, और कल और आज की सुबह जो है दोबारा से था कि शायद ईरान उसके ऊपर रिटेलिएट ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ की फोर्सेस रेडी थी। लेकिन ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के दो इंतहाई अहम ममालिक हैं, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं,
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रखते हैं, और इनके ब्रिगेडियर साहब आप दरमियान ठीक लड़ाई कह रहे का हैं, आप होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात यही है कि अभी इस वक्त सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है उस पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है इस हवाले से कि कोई इस वक्त दोबारा से हमला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ईरान से, लेकिन पाक ईरान कशीदगी जो है वो शिद्दत इख्तियार ना करे उसके लिए जो है वो सिफारती ताल्लुकात या वो रास्ता हमेशा एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया और उसको कंसीडर भी किया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का, और जो कल एक हमला किया गया है, कल जवाबी कार्रवाई जो उम्मीद की गई है, उसका मतलब साफ साफ यही था कि अगर हम अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें, अपनी एजेंसीज की बात करें, अपनी फ़ौज की बात करें, तो अपनी कौम की खुद मुख्तारी और सालियत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और ये जवाबी कार्रवाई इसीलिए की गई थी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, लाहौर की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ अगर हम बात करें, आप सियासत की बात कर लें, आप सियाहत की बात कर लें, आप खाने पीने की बात कर लें, तो लाहौर की एक रिच हिस्ट्री है। लेकिन अगर हम सियासत की बात करें, ऑब्वियसली प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है पॉलिटिकल सेगमेंट में हमने डिटेल में बात करनी होती है। चूँकि हम प्रोग्राम को सियासी नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल सियासत पर बात करना। पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन। हर एज ग्रुप की बात करें, बच्चे पहले कार्टून देखते थे, अब उनको भी पता है कि जी कौन है इलेक्शन से बाहर और कौन है इन, और किसको आउट कर दिया गया है। बट ऑल दो हिस्ट्री ये कि 12 दरी की हम बात करते हैं, लाहौर की जब भी बात करते हैं, लेकिन जब 12 तो नहीं 6 वज़ीर आज़म जो है वो अब तक कॉन्टेस्ट कर चुके हैं लाहौर से ख़ास तौर पे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो 2 साबिक वज़ीर आज़म एक बार फिर से लाहौर से ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आने वाले फरवरी 2024 के इंतखाबात में। लेकिन एक को तो, चूँकि काउंटिंग में 3 थे, लेकिन एक को तो फ़िलहाल हम आउट ही समझे तो बेहतर है। खैर, इस पर हम बात करते हैं डिटेल में। हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है स्टूडियो में, उनका तारुफ कराती हूँ। ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। बहुत शुक्रिया सोहाद, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। अब हम जो कि लाहौर की बात कर रहे हैं, यू आर द वन जिसको लाहौर की हर गली कूचे में लोगों से इंटरेक्शन करते हुए, बीइंग अ पार्ट ऑफ द फील्ड हमने देखा है। सो अब ये बताएं कि जो लाहौर के हलके हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, इस वक्त चल क्या रहा है ऑन ग्राउंड, आपसे बेहतर कौन जाएगा? देखिए, 2018 में जब हमने बड़ा करीब जाके इसको देखा इलेक्शन को, तो उसमें ख़ास बात ये थी कि मुकाबला हो रहा था। कुश्तियाँ देखी हैं आपने, कभी रेसलिंग देखी है? लाहौर में तो देखी हाँ, रेसलिंग में ना जब दोनों पहलवान बराबर की होना तो कुश्ती देखने का मज़ा आता है। जब पता होना कि एक थोड़ा माड़ा है, एक जो सा तगड़ा है, और साफ नज़र आ रहा होता है कि एक बंदे ने जीत जाना है, तो मुकाबले में वो मज़ा नहीं आता। हाँ, वो नहीं रहता, थ्रिल नहीं रहता। हाँ। तो अभी ऐसा ही है कि एक 2 तगड़े पहलवान पहले उतर रहे थे, लेकिन अब एक तगड़ा पहलवान बिल्कुल ही मैदान से बाहर है, और उसके बाहर होने की वजह से मुकाबला जो है वो थोड़ा सा फीका है, ऐसा लगता है कि वन साइडेड है। और लाहौर शहर जो है उसमें पहले भी वो जो पहला पहलवान था वो इतना कुछ खास अच्छा काम नहीं कर सका, लेकिन उसके बावजूद अब की बार ऐसा लग रहा था कि सिंपैथी का वोट बहुत ज्यादा उस पहलवान के साथ है, और वो कोई इस अखाड़े के अंदर चेंज करेगा चीजों को, कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली आने से पहले ही हवा हो चुकी है। चले, आपको पता है ज़ुहैब, तब्दीली की जब हम बात करते हैं ना, ये नाम जब हम लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, तब्दीली के नारे को खास तौर पे दिल दुखता है। हाँ, ये वाली बात ठीक है। अच्छा, मेरा कौमी असम्बली की अगर हम बात करें 14 हल्कों की और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों की, इस वक्त आप ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देख रहे हैं? कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की छोटी या बड़ी सियासी जमातों को लेके, लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कि हमने देखा है लाहौर में जिस तरह से क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस दफा उनका वोट बैंक आप क्या देख रहे हैं? डिस्टर्ब देख रहे हैं या वो ग्राफ अभी भी वैसे ही है? 3 जमातें हैं इस सारे कंटेस्ट। अभी एक जमात को तो आप बिल्कुल ही आउट कर देना, उसको अलग करके थोड़ा सा देखें तो 3 जमातें हैं जो पहले एक जमात 2018 में तीसरे नंबर पर आई थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो तीसरे नंबर पे आई थी, उसकी वजह थी कि जमात इस्लामी भी ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर सकी थी। जमात इस्लामी ज्यादा ग्राउंड पे काम ही नहीं कर सकी थी, ना अपनी कैंपेन अच्छी तरह कर सकी थी। उसके बाद अभी एक और जमात है, वो है मरकजी मुस्लिम लीग, वो भी मैदान में उतर रही है, जमात इस्लामी भी मैदान में उतर रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान में उतर रही है। अब इन तीनों जमातों का जो तहरीक लब्बैक का वोट था, वो जमात इस्लामी को भी ऐसा लग रहा है उनको वापस मिल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनको मिल जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इन तमाम नेशनल असम्बली के 14 और जो प्रोविंशियल असम्बली है उसके 30 हल्कों में लाहौर शहर के अंदर, वो भी अभी तक सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कोई बड़ा अच्छा कैंडिडेट दे नहीं सकी। लाहौर ये जो है ना, वो वोट डालते हैं, नाम बड़ा हो,
علاقے میں اسر و رسوخ ہو, کوئی جانتا ہو, اس کو سمجھ آتی ہو, یا اس کے پیچھے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو. تو ابھی تک جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں بھی کوئی بڑا بندہ سامنے نہیں آیا سوائے بلاول بھٹو زرداری کے. مسلم لیگ نون نے اس دفعہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا, انہوں نے عطا اللہ تارڑ کو لا کے بلاول کے مقابلے پہ NA 127 میں کھڑا کر دیا. اب بلاول کے مقابلے میں عطا اللہ تارڑ صاحب جو ان سے ہیں, اگر تو وہ جیت گئے, جو کہ ہے چانسز ہیں کہ وہ جیت جائیں, کیونکہ یہ حلقہ جو ان سے ہے, یہاں پر پہلے وحید عالم خان صاحب تھے, اس کے بعد علی پرویز صاحب کے جو والد ہیں ملک پرویز صاحب, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, وہ تھے. ان کی بیگم صاحبہ یہاں سے الیکشن جیتی ہیں, شائستہ پرویز ملک صاحبہ. تو مسلم لیگ نون کا اس کو نا تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اسٹرانگ ہولڈ ہے. بٹ صاحب اگر ہم دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں, ظاہری بات ہے آپ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے. جی بالکل, اسلام آباد سے, شہر اقتدار سے. اچانک یہاں سے آواز آئی ہے تو میں حیران ہو گیا ہوں کون ہے. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو سروے, جو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ آؤٹ تو کر دیا ہے, لیکن جس طریقے سے نشان الاٹ کیے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو لگا نون لیگ کو, جو لگا کہ یہ خطرہ دے سکتا ہے یا پاسا پلٹ سکتا ہے, حتیٰ کہ صنم جاوید کی کاغذات نامزدگی جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے. اس ساری سچویشن میں بہت بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے اکھاڑے سے ان کو تو باہر کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود لاہور کی گلی کوچوں میں جو آپ سروے کرتے ہیں, ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہے, کیا غم و غصہ جو ہے عوام میں, جو کل ہم نے ایک سروے دیکھا ہے ایک معروف اینکر پرسن کا, جس سے پہلے بہت تنقید ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, راولپنڈی کے حلقے میں, سیالکوٹ کے حلقے میں وہ گئی ہیں اور وہاں سے بڑے جو ہے ایک ڈیفرنٹ وے سے چیزیں آئی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو؟ دیکھیں, تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے, نوجوان اس کو پسند کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کو میرے خیال سے رد نہیں کرنا چاہیے. لیکن تحریک انصاف جب 2018 میں بھی دیکھیں, جب بڑی ہوا چل رہی تھی تحریک انصاف کی, تب بھی لاہور سے وہ سیٹیں نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. ایون عمران خان صاحب کی خود کی سیٹ جو سی ہے نکالنا مشکل ہو گیا تھا. دیکھیں, دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ووٹر جو ان سے ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ ہو اور ایک جگہ پہ موجود ہو اور اس حلقے کے اندر ہو, ایک ووٹر ہے پورے لاہور میں پھیلا ہوا. اب جو سرویز ہوتے ہیں نا, اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کس حلقے سے ہیں, یہ پوچھا ہے موسٹلی لوگ یہ پوچھتے نہیں ہیں کس حلقے سے ہیں, آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے, او عمران خان کو, آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے, تحریک انصاف کو, آپ نے کس نے نواز. اب آپ نے کسی کو پوچھا نہیں کہ وہ کیا اس حلقے کا ہے, اس حلقے میں موجود ہے. بازاروں میں لوگ جن سے موسٹلی باہر سے آئے ہوتے ہیں, بازاروں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, گزر رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ وہ حلقہ ان کا نہیں ہوتا. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک حلقے کا سروے ہوا ہے, بہت سارے لوگ تحریک انصاف کو بول گئے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہے. دوسری بات آپ نے بتائی کہ تحریک انصاف کا اب نشان بھی نہیں ہے اور نام بھی نہیں ہے, ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اور پرابلم بھی ہے جو تحریک انصاف کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر 5 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے نا, ان 5 کو جو تحریک انصاف جن کا تعلق ہے ان کو الاٹ ہو گئے ہیں نشان. اب وہ 5 لوگ اگر فار ایگزامپل ایک حلقے میں تحریک انصاف میں کہ اس کے اپنے بانی کی تصویر لگا کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو 5 کو اگر ووٹ پڑیں گے تو وہ ووٹ تو وہیں پہ بٹ گیا نا. اس کے لیے تو طریقہ کار وہ بڑا واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بڑے زبردست طریقے سے آ رہی ہے. لیکن ایک اور چیز سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ صرف ایک سیٹ, آپ کو یاد ہے نون لیگ جو ہے وہ نکال 2 سے زیادہ سیٹ نہیں تھی ماضی میں بھی, اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پنجاب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور جس طریقے سے تمام تر چیزیں ہمارے سامنے, کل جو جلسہ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا, پھر لوکل انتظامیہ نے جو ہمیشہ سپورٹ ہوتا ہے دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہوا بدلتی ہے, تو کل جس طرح چھٹیاں دی گئی تمام تر کالج سکولز کو. اب آپ کو کیا لگتا ہے خیبر پختونخوا سے آپ کو کون سی پارٹی آگے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, یہ ہوائیں جو سی ہوتی ہیں نا, یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہیں کہ کس نے جیتنا ہے. نہیں چل رہی ہیں ہوائیں, تو چل رہی ہیں ہوائیں. جب آپ گزرتے ہیں نا کسی علاقے سے, کسی جگہ سے, اسپیشلی آپ دیکھا کریں تاجر کس کے ساتھ ہے, جب آپ کسی آپ کو پتا, کیونکہ 2018 میں یہی تاجر جو ان سے ہیں خان صاحب کی فوٹو لگا کے پھرتے تھے, اب وہی تاجر جو ان سے ہیں وہ فوٹو لگا کے پھرتے ہیں میاں صاحب کی, تو یہ ہوائیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دوسری بات خیبر پختونخوا کی, خیبر پختونخوا میں نا ایک بڑا ایک متھ بن چکی ہوئی ہے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا. خیبر پختونخوا اب کی بار کمزور ہے تحریک انصاف کے لیے بھی. اگر وہ ہوتے بھی پاور میں اور وہ اس الیکشن میں ہوتے بھی تو بھی مشکل ہو جاتا. اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں صحت کے نظام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا وہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, وہاں پر نوشروان برکی صاحب تھے, نوشروان برکی صاحب جو ان سے ہیں وہ عمران خان صاحب کے فرسٹ کزن تھے, اور تمام صحت کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا. تو صحت کے نظام کے اندر بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوئیں جو بڑی تکلیف دہ تھیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی, اور اسپیشلی وہاں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی. دوسری بڑی چیز سب سے اہم, پرویز کھٹک کا وہاں سے الگ ہونا. دیکھیں وہاں پہ لوگ
जो से हैं वो बरादरी पे भी वोट डालते हैं. अब खान साहब जो से हैं वो सिर्फ नाम के खान है, वैसे वो न्याजी हैं. असली पठान जो से हैं वो खटक साहब हैं, परवेज खटक साहब. तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पर भी. पाजी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की कल का जलसा हमने देखा, वही पुरानी घिसी पिटी बातें थी. जो नई बात अगर करनी है तो उसमें हमें कोई चीज नजर नहीं आई. दोनों तकरीरों को अगर मैं उठा के देखूं, हत्ता कि नवाज शरीफ साहब अपने उस छोटे भाई की हुकूमत को डिफेंड करते हुए नाकाम नजर आ रहे, क्योंकि महंगाई सारा कुछ हमारे सामने था कि 16 महीने में जो तबाही हुई. आपको क्या लगता है नौजवानों को कायल करना कितना मुश्किल है, और जो एक आम आदमी का एक तासुर है, जो आपने बात की कि हवाओं का रुख, ताजिर पहले से बड़े बड़े स्टिकर्स लगा चुके हैं अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जो हम शाहराहों पे देखते रहते हैं. ऐसे में एक सवाल ये भी है कि फिर हम इन लंबी लाइनों में लगे क्यों, वोट डालने क्यों जाएं? दो चीजें मैंने आपको ये भी बिल्कुल ऐसे जी. ये भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव के साथ एक और पर्सपेक्टिव मैंने जो आपको बताया, जो लोग वोट डालने जाते हैं ना, जो लोग तादाद में वहां खड़े होते हैं, मैंने आपको पहले बताया वो वोट को समझते हैं. उनको पता होता है कि हमने वोट डालना क्यों है. जो आपके हमारे जैसे होते हैं ना, मतलब मैं तो नहीं उसको मैं कहूंगा कि आपके हमारे जैसे मैं गलत इस्तेमाल कर गया, लेकिन वोट डालना चाहिए. लेकिन वो लोग जो सुस्ती कर जाते हैं, जो कहते हैं चलो यार ना जीतते जाना ही है, वो घर से ही नहीं जाते. वो कहते हैं चलो यार साडा बंदा देगा ही नहीं, इसी आगे की करना है. स्पेशली सुबह उठना बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे जैसे लोगों के लिए, तो वो तकलीफ में आ जाते हैं. फिर वो उनका फैसला कोई और कर जाता है. एक तो ये चीज हो जाती है. दूसरी बड़ी चीज जो आपने मुझे पूछी है, क्या पूछा था, मेरे ज़हन से निकल गया. नौजवानों को कायल करना, और कल जो नवाज शरीफ साहब नौजवान जो से बातें, वो तो भाईजान यहाँ पर आजकल यूट्यूबर्स के बड़े दीवाने हो जाते हैं. वो तो कोई एक अच्छा यूट्यूबर आ जाए तो वहां मॉल में रश लग जाता है. आप क्या बात कर रहे हैं. अब तो नौजवान और तरह से सोचता है. वो उसकी नजर में लीडरशिप का जो पैमाना है वो बदल चुका हुआ है. लीडरशिप का पैमाना यही है कि किसके ज्यादा व्यूज हैं, कौन ज्यादा सोशल मीडिया पे इन है, किसको ज्यादा. हाँ, वो चाहे अब चाहत साहब हो, चाहे कोई पतलू साहब हो या मोटू साहब हो, मोटू पतलू कुछ भी. पेपर्स तो उन्होंने भी जमा कराए थे. हाँ जी, सारे खटक ने भी कराए थे. और देखिए ना, उनको कॉन्फिडेंस तो ये है ना अपने नौजवान पे. हमारा नौजवान जो है ना, वो सोशल मीडिया से बड़ा ही उसको ना क्या कहते हैं ना, और उसको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे हिट है वही हर जगह पे हिट है. कोई सोशल मीडिया स्टार अभी एक है ना, एक और, वो वैसे मेरा भाई है, उसने करना तो पीटीआई को ज्वाइन था, लेकिन पीटीआई ने वहां से बंदा खड़ा कर दिया तो वो आजाद लड़ा. बजाज खान न्याजी, वो भी सोशल मीडिया बड़े हिट हैं, तो उन्होंने भी कागज जमा करवाए. में सोशल मीडिया का वोटर जो सा वो कहां से आएगा, उसके हल्के का कितना फॉलोवर है उसका, ये बड़ा काउंट करता है. अच्छा सिर्फ लास्टली मुझे बता दे, बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ऑब्वियसली एक सर्वे वो है जो कि जिसकी हमीद और आप बात कर रहे थे, एक सर्वे वो जो आप लोग भी जाकर करते हो. अगर एंकर्स की बात करें, जो फील्ड में रहने वाले लोग हैं, जो आपका फेशियल इंटरेक्शन होता है, वो कोई और ही कहानी होती है. जैसे आपने कहा ना कि वोटर को पता होता है उसने क्या करना है, चाहे वो दिखा कुछ हो रहा, सज्जी मार के कभी, वो वाला सीन. लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब इस वक्त जो सर्वे आप लोग कर रहे हैं उसके मुताबिक ग्राउंड रियलिटी क्या नजर आती है आपको? ग्राउंड रियलिटी एक तो जो जनूनी वोटर है वो मायूस है. वो शायद हो सकता है जाए ही ना ब्रॉडकास्ट करने. अगर वो चला भी जाए तो वहां जाके वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी निशान अलॉट हुए हैं, इंतखाबी निशान, वो सारे के सारे कंफ्यूजिंग है. किसी का द्रांति है, किसी का दाना है, किसी का क्या है, और तो वो बड़ा कंफ्यूज. कुछ लोगों ने विकटें शिकटें ले ली हैं, कुछ लोगों ने ऐसी चीजें की हैं कि विकटें लगा दो तो वो ठीक हो जाएगा. तो ये यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. ऊपर से जो दूसरी जमात है उसके लोग ठीक तरह कैंपेन नहीं कर रहे. उन्होंने अभी कहा कि हम सारी कैंपेन सोशल मीडिया पे करेंगे, तो वहाँ सोशल मीडिया जो मोस्टली लोग हैं वो लोगों को ऐसे गलत फहमी होती है कि हम सोशल मीडिया पे कैंपेन कर दी तो हो जाएगा काम. बड़ा मुश्किल है. सोशल मीडिया अभी भी उसकी रीच उस तरह नहीं है जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया की है. लोग उसको बहुत देख रहे हैं, और लोग अपने पास आने वाले बंदे को बड़ा पसंद करते हैं. यकीन माने, आपके हल्के का बंदा किसी भी जमात से हो, बड़ा बंदा एक दफा गली में गुजर जाए ना, तो लोग कहते हैं यार ठीक है, चलो आते गया ना, साढ़े घर तक पहुंच गया, तो लोग वोट डाल देते हैं. जो सर्वे है वो जो साफ साफ नजर आ रहा है, उसमें लाहौर शहर की हद तक, जहां तक मैंने ज्यादा अभी तक लोगों से मिला हूं, गया हूं, तो वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अच्छी से है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है, गुस्से में भी है. वो हो सकता है गुस्से में जाए ना, डरा हुआ है तो हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी और को वोट कर दे. तो बड़ी शेकी सी सूरत हाल है. वो जो कहते हैं ना ग्राउंड स्वेल है, इवन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी गलत है कहना, क्योंकि ऐसा नहीं है. वोटर की हम बात कर रहे हैं, सपोर्टर की हम बात कर रहे हैं, बट हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. आप ही के बारे में बात कर रहे हैं. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग पब्लिक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हरमीत, हमने जिस चीज़ के बारे में बात करनी है दैट कैन बी कंट्रोवर्शियल। आई डोंट नो कि ये टॉपिक बाद में कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब एक ट्रीटमेंट मार्केट में मौजूद है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं कि किन लोगों को उस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए और किन लोगों को उस ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। खैर, अगर ट्रीटमेंट भी कहूँ तो गलत होगा, वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए लेज़र से लेके पीआरपी से लेके बहुत सारी माइक्रो नीडलिंग से लेके एक के बाद एक ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद है मार्केट में जो कि आपके मसलों को एड्रेस करते हैं। लेकिन एक ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला हरमीत मेकअप भी है ना। अब जो मैंने इस वक्त किया हुआ है, मैं तो सुबह आई हूँ, मैंने 1 घंटा लगाया है, मेकअप किया है, बाल बनाए हैं, तो आके बैठ के हम शो करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इसका हल भी हमारे पास है। वो ये है कि मार्केट में इस वक्त बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि भैया आप परमानेंट मेकअप करा लेना, आप लाइनर परमानेंट लगवा लें, लिपस्टिक लगा लें, ब्लश ऑन लगा लें और बीबी ग्लो भी आ जाएगी आपकी स्किन पे, तो इतनी ज़्यादा बेसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। खैर, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं मार्केट में। अब मैंने बात ये करनी है कि करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर ताहिरा कंवर हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहिबा, मेकअप हमने करना है, एक हम मेकअप खुद करते हैं और एक हमने परमानेंट करवाना है, जो कि मशहूर भी है हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि हाँ यार इन्होंने परमानेंट मेकअप करवाया हुआ है, वो बड़ा ईजी टू गो है कि आपने कहीं भी जाना है, आपको मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो किस किस तरह की ट्रीटमेंट इस वक्त मेकअप के लिहाज से मौजूद है जो कि आपको दे रहे हैं मुख्तलिफ एस्थेटिक्स? इस पे मैं अगर बताऊं तो सेमी परमानेंट मेकअप में जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हम ट्रीटमेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उसमें हम माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो से रिलेटेड जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रो पिगमेंटेशन में लिप टिंटिंग आ जाती है। जैसे आप लिपस्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है वो लिप टिंटिंग करवा के, लिप पिगमेंटेशन करवा के उसको जो है वो फॉर द टाइम बीइंग 1 to 2 years तक उसका स्टे टाइम है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा आई लाइनर है वो करवा सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये सेमी परमानेंट है। लोगों में एक कंसेप्ट तो ये है कि शायद ये परमानेंट है, ये फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा नहीं है। ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। हर प्रोसीजर का एक लास्टिंग टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको उसका टचअप रिक्वायर्ड है। लेकिन उससे पहले परमानेंट मेकअप करना चाहिए या किन लोगों को करवाना चाहिए, इसके लिए एक बहुत डिटेल में जो है वो हम लोग इस चीज़ पे करते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे पास विज़िट करता है, स्पेशली अगर कोई मेरे पास विज़िट करता है तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आप क्यों करवाना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी हमारे पास जो है वो टीन एज गर्ल्स आ जाती हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसके अलावा हमारे पास वर्किंग लेडीज़ है, वो ये उसको मैं चाहूँगी कि वो ये चीज़ करवा सकती है। रीज़न ये है कि मेकअप टाइम कंज्यूमिंग जैसे है बहुत ज़्यादा, आप उसके ऊपर टाइम आपका जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी बात बताऊँ, हम ना भी डिस्कस कर भी रहे थे जब हमारी ब्रेक थी, या ब्रेक पर हम लाइव आने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आई एम इन अ फेवर ऑफ ऑल दीज ट्रीटमेंट्स, चाहे वो पीआरपी हो, चाहे वो आपके हेयर के, स्किन के, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब ये जो ट्रीटमेंट्स है ये है किन लोगों के लिए, ये भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी इतनी अच्छी है, डू मेकअप मिनिमल जो भी आपने करना है, लेकिन किन लोगों को ये ट्रीटमेंट कराने चाहिए, क्योंकि आखिर अगर ये लॉन्च किए गए हैं, अगर दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में आए हैं, तो फॉर किसी मसले को एड्रेस करने के लिए ये चीज़ें मौजूद है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी बहुत सारी ऐसे स्किन टाइप्स हो जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम आपने पीआरपी की बात की, तो वो कौन से लोग हैं जो पीआरपी करवा सकते हैं। आपको एक्नी का इशू हो जाता है, इसके अलावा फ्रैकल्स, स्टेरॉयडल थेरेपीज़ के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाती है स्किन के ऊपर, उसके लिए ये डिफरेंट प्रोसीजर्स है। पहले क्या होता था कि हम डर्मेटोलॉजी कि उसमें जो है वो हम ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और मेडिसिन के थ्रू जो है वो अपने जो है इन चीज़ों को रूल आउट करते थे। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर कहें नॉन इन्वेसिव सुपरफिशियली ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम इन प्रोसीजर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़, आप बहुत ज़बरदस्त बात करी, नौजवानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और मैं एक महफिल में बैठा था तो एक महफिल में खातून पर मेरी नज़र लगी, और नज़र जब पड़ी तो लिप्स बहुत ज़्यादा उसके बड़े थे। मैं ये सोच रहा था कि जब ये पैदा हुई होगी तो नर्स जब बाहर आ गई तो उसने मुबारकबाद दी होगी कि मुबारक हो आपके घर में ना लिप्स पैदा हुए हैं। तो ये फीलिंग वाला जो सीन है, फिर जब उस खातून से मैं इंटरेक्शन हुआ, थोड़ी सी बात हुई, तो उसने कहा ये थोड़ी कोताही हो गई थी डॉक्टर से, गलती, कुछ ज़्यादा भर दिया था। ये क्या अताई डॉक्टर इसमें भी आ गए हैं? क्या क्या होना चाहिए कि कम से कम वो स्किन पूरी की पूरी आपकी डैमेज हो जाती है, बहुत सारे मसाइल का सामना हो जाता है?
بالکل ایسا ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ فیلرز کی بات کر رہے ہیں. لپ فیلرز جو ہے یہ پروسیجر ایک کیا جاتا ہے. اس میں ایک تو پیشنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ کتنا اس کو جو ہے وہ فیلنگ کروانا چاہ رہے ہیں. ہر پیشنٹ کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے لائک ہم ایشینز ہیں, ہمارے آٹومیٹیکلی مطلب لائک اگر ہم لپس کو اپنے دیکھیں تو ہمارے تھوڑے نیرو لپس میں آ جاتے ہیں نا, تو وہ ہم شیپ دکھاتے ہیں, ڈاکٹر کو شیپ دکھائی جاتی ہے کہ جی مجھے اتنی فیلنگ ریکوائرڈ ہے یا اتنا ہمیں فیلر جو ہے وہ چاہیے. نو ڈاؤٹ جو آپ نے بات کہی کہ سم ٹائم ڈیورنگ فیلرز کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ڈیورنگ کاسمیٹک پروسیجرز کرتے ہوئے بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا رائٹ کنسلٹنٹ نہیں ہے, اگر آپ بالکل اس کے جو کمپیٹنٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں, آپ ان کے علاوہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ والی چیز ہو سکتی ہے, آپ کے فیلرز جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, سوہا تو زیادہ کیونکہ ظاہری بات ہے خواتین جس میں انٹرسٹ بھی لیتی ہیں, آج کل مرد حضرات بھی زیادہ انٹرسٹ کیونکہ میک اپ کرنا ہے, محفل میں جانا ہے, تھوڑا اچھا بن ٹھن کے جانا ہے. اب ہم جو دیکھتے ہیں زیادہ تر خواتین ہیئر ٹریٹمنٹ جو ہے یا جو ہیئر ریموور ٹریٹمنٹ جو ہے جیسے کہا جاتا ہے, مجھے اتنا نام ان کے اتنے زیادہ یاد نہیں ہے, یہ خواتین گلا شکوہ کرتی ہیں کہ لیزر کے ذریعے مختلف جو نئے نئے ٹریٹمنٹس کے اقسام آئے ہوئے ہیں وہ اچھے اچھے ڈاکٹر سے بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بال باریک ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا واقعی میں جو بتایا جاتا ہے اور جو انفلوئنسر بتاتے ہیں اس میں اور اس میں سچائی یا حقیقت؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. میں اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ کہوں گی کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جب آپ ڈیورنگ کنسلٹیشن پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں بیفور پروسیجر. اس میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈاکٹرز کو, کنسلٹنٹ کو بتانی بھی چاہیے اور پیشنٹ کو بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. لیزر ہیئر ریموول کی آپ بات کر رہے ہیں تو مائنڈ میں یہ جاتا ہے کہ یہ ٹوٹلی پرماننٹ ریڈکشن ہے, پرماننٹ ریموول ہے. یس, یہ پرماننٹ ریموول ہے, بٹ اس کے سیشنز ریکوائرڈ ہے. ہماری جو اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاسمیٹک پروسیجرز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرماننٹلی ہے, ہم ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آئیں گے اور تھرو آؤٹ دا لائف ہماری یہ چیز ایسے ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے. یہ ہم آپ کو کاسمیٹک پروسیجرز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو ینگر لک آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ کے پرابلمس کو منیمائز کر سکتے ہیں, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم آپ کے ہارمونس چینج ہوتے ہیں, آپ کی ایجنگ سائنز آتے ہیں, آپ کی روٹین کیا ہے, آپ کا اسٹریس لیول کیا ہے, آپ کے ہارمونس کیا ہیں, یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے ہم کاسمیٹک پروسیجرز نو ڈاؤٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 1-2 دفعہ کروائیں گے اور پھر آپ جیسی مرضی ڈائٹ لیں, جو مرضی آپ چیزوں کریں وہ ایسے ہی رہے گا. خوبصورتی تو ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی آ رہی, اور آپ جیسے ماشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی باہر سے بھی یہاں سے بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈگریاں کر کے پھر بہت ساری چیزیں ہمیں پازیٹیو نظر آتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں, 90s میں جاتے ہیں, 80s میں جاتے ہیں, ان خواتین کو دیکھیں تو یہ بالوں کے جو مسائل تھے خاص کر سکن کے حوالے سے, بہت ساری خواتین کی سکن میں ایک الگ سی ڈفرنٹ سی گلو تھی. یہ اچانک یہ تبدیلیاں کیا لگتا ہے کیونکہ خوراک بہت میٹر کر رہی ہے, ہمارا رہن سہن کا ڈھنگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں سر, ہماری ڈائٹ اور ہمارا لائف سٹائل. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کی جو ہماری روٹین ہے, کیا ہماری پہلے فیمیلز اس روٹین میں چل رہی تھی؟ نہیں ہے. ہماری جو ڈائٹ تھی وہ پیور تھی, اب نہیں ہے. آپ اس میں جو ہے وہ کسی بھی ڈائٹ کو, جنک فوڈ اس وقت تھے اتنے کامن نہیں تھے. اب دیکھ لیں ایزی ٹو وے, مطلب آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں اس میں آپ کی ڈائٹ آ جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ لائف سٹائل آ جاتا ہے. آپ بتائیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال پہلے کیا رات کو مطلب اس طرح سے آپ کے پوری باڈی, آپ کی ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, کچھ ہارمونس آپ کے رات میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ڈے ٹائم میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہم نے دن اور رات کا کوئی ڈفرینس رکھا ہے؟ آج کل ہم کچھ اس چیز پہ چل رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے جو دیکھنے, سوہا آپ نے بھی دیکھوں گے, بہت ساری سہیلیاں, بہت سارے دوست ہمارے آس پاس جو ہم دیکھتے ہیں کہ چہروں پر یعنی اس قسم کے دانے, اس قسم کے پمپلز آتے ہیں کہ ایسے کھڈے بن جاتے ہیں جو میرے گاؤں کا روڈ ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے. میرے پڑوسی تھا, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 3 سال سے میں نے آئینہ نہیں دیکھا ہے. کہتے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے, ویسے باہر جاتا ہوں تو وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو آئینے کو کیا دیکھوں. یہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اس طرح ہو جاتا ہے, یہ جو پرماننٹ میک اپ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سر اس کا پرماننٹ میک اپ پہ نہیں تو اس میں ہم نہیں جا سکتے, اس میں بالکل بھی پروسیجر نہیں ہے اس کا. ہاں اس کے جو دوسرے پروسیجرز ہیں اس میں لیزر ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم مائکرو نیڈلنگ PRPs کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے
کہ جب آپ کی ایکنی بہت زیادہ فلیئر اپ ہوتی ہے آن آف بیسس پہ، ٹین ایج میں ایکنی ہو جاتی ہے، ہارمونل ایکنی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ دانے بنتے رہتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد آ کے آپ کے وہ دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ گڑھے نما جو ہے وہ سرکل سے کہہ لیں یا اس میں جو ہے وہ پیٹڈ سکارز کہہ لیں، ہم اس کو اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں، تو وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پروسیجر اس ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز میں جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس لیزر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، پی آر پیز وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے اسکن کی ریجنریشن کے لیے۔ آپ کے نیو سیلز جب فارمیشن ہوتی ہے تو آف کورس پھر آپ کا ٹیکسچر اسموتھ ہوتا ہے، بٹ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے، لائک ایسا نہیں، ہاں ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے، لیکن ریزلٹس آتے ہیں اس کے۔ یہ بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ہمیں اوور نائٹ اس کا رزلٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، ہاں بالکل، یہ میرے خیال سے چیزوں کو خراب کرتا ہے، خراب کرتے ہیں۔ اور اس کی پھر وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلیں اب 2 سیشنز ہو گئے تو مجھے وہ والا رزلٹ نہیں آ رہا، اور پھر ہم بلیم گیم میں نکل جاتے ہیں۔ بٹ آل دو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جو بھی آپ نے چیزیں بتائیں اس کو کیپ ان مائنڈ رکھ کے اگر آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسکن کو اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تو یو شوڈ گو فار اٹ، لیکن ان تمام کنسلٹیشن کو کیپ ان مائنڈ رکھ کے۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ تو اب آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔